Hello dear students, very good afternoon to all of you. In today's session I am going to discuss thermodynamics part 2, that is molecular and statistical interpretation of entropy and the concept of residual entropy. Okay, so in previous session I have already discussed about the entropy, second law of thermodynamics, entropy changes for reversible and irreversible processes, and the third law of entropy. ठीक है, सो उसी को कंटिन्यू करते हैं. सो आज पढ़ेंगे रेजिडुअल एंट्रोपी क्या है, मॉलिक्यूलर और स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन क्या है. एंट्रोपी को हम मॉलिक्यूलर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स के पर्सपेक्टिव से देखेंगे. ठीक है, सो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने पढ़ा हुआ था, उसी को कंटिन्यू करेंगे. वहां में एक्सेप्शनल टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं, दैट इज रेजिडुअल एंट्रोपी. ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. केमिकल थर्मोडायनेमिक्स स्पेशली फॉर बीएससी सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट. ठीक है, मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन ऑफ एंट्रोपी. तो एंट्रोपी कहते हैं, दिमाग में क्या आता है, एंट्रोपी इज ए मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम. ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंट्रोपी को हम क्या लिखते हैं, इट इज ए मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सिस्टम. ठीक है, जितना ज्यादा डिसऑर्डरनेस उसकी एंट्रोपी उतनी ही ज्यादा. ठीक है, फिर एक टर्म पढ़ा था spontaneous process. So we all are familiar with this term, spontaneous process. मतलब process which can take place due to own accord without any external help, and all natural processes are spontaneous and irreversible in nature. ठीक है, so spontaneous processes are characterized by increase in entropy. ये कहां से आया था, तो एंट्रोपी चेंज निकाला था रिवर्सिबल के लिए डेल्टा है 0, इरिवर्सिबल के लिए निकाला था डेल्टा इज ग्रेटर देन 0. तो जब इरिवर्सिबल होगा एंट्रोपी बढ़ेगी, एंट्रोपी बढ़ेगी तो वो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा. ठीक है, सो इट इज वेल नोन फैक्ट दैट स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन इंक्रीज इन एंट्रोपी, दैट इज इंक्रीज इन डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम. ठीक है, ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर स्पॉन्टेनियस एंड इरिवर्सिबल इन नेचर. ऑलरेडी हम लास्ट सेशन में पढ़ चुके हैं, लास्ट वीडियो में. थस एंट्रोपी इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ए सिस्टम. सो दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी. ठीक है, तो एंट्रोपी करने का मतलब हमें कि क्या एंट्रोपी क्यों डिफाइन किया गया था. सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एक नया टर्म दिया एंट्रोपी. तो एंट्रोपी हमें ये बताता है कि किसी सिस्टम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं और उनकी डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस क्या है. जितना ज्यादा डिसऑर्डरनेस होगा उसकी एंट्रोपी उतनी ही ज्यादा होगी. ठीक है, जैसे सॉलिड लिक्विड गैस की कंपेयर करें तो सॉलिड में क्या होता है, डिसऑर्डरनेस सबसे कम होता है. ठीक है, लिक्विड में क्या होता है, डिसऑर्डरनेस उससे थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में सबसे ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, लिक्विड में थोड़े से कम होते हैं, गैस में सबसे वीकेस्ट होते हैं. इसलिए डिसऑर्डरनेस सॉलिड का सबसे कम होगा, उससे ज्यादा लिक्विड का, सबसे ज्यादा गैस का. ठीक है, अब इसी चीज को एग्जांपल से समझते हैं. फॉर एग्जांपल फर्स्ट यहाँ पे फ्यूजन ऑफ ए सॉलिड और इवोपरेशन ऑफ ए लिक्विड. फ्यूजन का मतलब किसी सॉलिड को हम किसमें चेंज करते हैं, लिक्विड में, या मेल्टिंग भी कर सकते हैं, जैसे आइस वाटर, सॉलिड फॉर्म आइस टू वाटर लिक्विड फॉर्म. तो सॉलिड से लिक्विड इसको बोलते हैं फ्यूजन या मेल्टिंग. ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, फिजिकल इक्विलिब्रियम में कह सकते हैं आप इसको. ठीक है, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है. क्यों स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन क्या बोलता है कि जब डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा मॉलिक्यूल्स की तो एंट्रोपी बढ़ेगी, या एंट्रोपी क्या है, डिसऑर्डरनेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सिस्टम. अब आप देखिए सॉलिड में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है, कॉम्पैक्ट पैकिंग होती है, उनकी क्लोज पैकिंग होती है, दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड है, जुड़ा हुआ है. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे स्ट्रांग होता है. बट जब हम उसको गर्म करते हैं, फ्यूजन होता है, मेल्टिंग होता है, तो मॉलिक्यूल्स के बीच का पैकिंग क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा तो उनका डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा. तो लिक्विड में क्या है कि डिसऑर्डरनेस वो ज्यादा है, अच्छा एंट्रोपी ज्यादा है. तो वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है कि आप फ्रिज से आइस ट्रे को बाहर निकालिए, टेबल पे रखिए, ऑटोमेटिक वो मेल्ट करेगा. ठीक है ना, सो फ्यूजन ऑफ ए सॉलिड और इवोपोरेशन ऑफ ए लिक्विड, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ में क्या है, एंट्रोपी बढ़ रही है.
डिसऑर्डरनेस बढ़ रहा है तो एंट्रोपी बढ़ रही है, एंट्रोपी बढ़ेगा मतलब डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा, बोथ आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक है, इवेपोरेशन का मतलब क्या है, लिक्विड टू गैस या वेपर। यहाँ भी है नो डाउट, वेपर फेज में, गैसियस फेज में क्या एंट्रोपी सबसे ज्यादा है, लिक्विड में सबसे, मतलब सबसे नहीं उससे कम है। तो जब लिक्विड से ज्यादा है वेपर फेज में, गैसियस फेज में, तो एंट्रोपी ज्यादा है, डिसऑर्डरनेस ज्यादा है, तो वो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल है हमें, इन स्कूल ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ऑन स्टूडेंट्स हैव मैक्सिमम ऑर्डरनेस। कि एग्जाम हॉल में क्या होता है कि आपको एक प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट होती है, रोल नंबर आपका पेस्टेड होता है, यू हैव टू सिट देयर, कि आपको वहीं पे बैठना है, कि ये रोल नंबर का कैंडिडेट स्टूडेंट यहाँ में बैठेगा। तो उसका ऑर्डरनेस क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, डिसऑर्डरनेस क्या हो गया, मिनिमम हो गया। ठीक है, गर्दन में नहीं हिला सकते आप, एग्जाम हॉल में आपको डिस्ट्रिक्शन होता है कि आपको यहाँ में ही बैठना है, तो आपका डिसऑर्डरनेस क्या हो गया, सबसे मिनिमम हो गया। बट एग्जाम खत्म हुआ, बेल लगने के बाद क्या होता है, ठीक है, तो स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस कम आउट एंड दस गेट मिक्स्ड अप। तो क्लास 1 का भी स्टूडेंट, क्लास 12 का भी, क्लास 10 का भी, ये सब आपस में मिक्स हो जाते हैं। मिक्स होने का मतलब उनकी एंट्रोपी क्या हो गई, बढ़ गई, डिसऑर्डरनेस बढ़ गया। ठीक है, सो इन अदर वर्ड्स द डिसऑर्डर और द रैंडमनेस इंक्रीजेज। ठीक है, तो जब ये बढ़ेगा, डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा, तो एंट्रोपी भी बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर। सो ये था मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन ऑफ एंट्रोपी। तो सीधा सीधा ये कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स का अगर डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा, रैंडमनेस बढ़ेगा, तो एंट्रोपी भी बढ़ेगा, या एंट्रोपी बढ़ रहा है इसका मतलब है कि डिसऑर्डरनेस बढ़ रहा है, डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस मॉलिक्यूल्स का प्रेजेंट इन द सिस्टम बढ़ रहा है। ठीक है, अब इसी चीज को देखिए, यहां से एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज स्पॉन्टेनियस एक्सपेंशन ऑफ ए गैस, जिसको हम ये कह सकते हैं डिफ्यूजन ऑफ गैस। पीछे आपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था एग्जांपल भी स्पॉन्टेनियस का। सो डिफ्यूजन की, जैसे सपोज एक यहाँ पे बॉक्स ए है, इसमें 1 मोल कोई भी गैस दिया हुआ है, ये क्लॉक इसको क्या किया है, क्लोज करके रखा हुआ है, बंद करके रखा है इसके वॉल को। ठीक है, ये वाला खाली है, इंडिकेटेड है, खाली है। ठीक है, नाउ द कंटेनर कंसिस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल फ्लास्क कनेक्टेड बाय ए स्टॉप कॉक ए। ठीक है, इनिशियली 1 मोल ऑफ नियॉन गैस ऑक्युपाइज 1 फ्लास्क एंड द अदर इज इवोकेटेड, खाली है बी वाला। ठीक है, अब बी में क्या कर रहा है, ओपन द स्टॉप कॉक। अब इसको आप ओपन कर दीजिए, तो जैसे इसको ओपन करेंगे क्या होगा, इसमें से गैस इसमें से जाएगा। ठीक है, so open the stop cock and the gas expands spontaneously until each flask contains 0.5 mole। तब तक का फ्लो होगा जब तक दोनों ओर का बराबर ना हो जाए। ठीक है, so this expansion of a gas और यू में से diffusion of a gas, ये क्या है, spontaneous process है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स में यहाँ में क्या था, डिसऑर्डरनेस कम था, यहाँ में क्या हो गया, डिसऑर्डरनेस बढ़ गया, तो एंट्रोपी भी बढ़ गया। ठीक है, और क्लियर करते हैं। अब आपको यहाँ में दिखाया हुआ देखिए, ये सॉलिड के लिए क्लोज पैकिंग है, सॉलिड के केस में। ठीक है, अब इसको गर्म करते हैं, तो इसको बोलते हैं एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, डेल्टा एच, एंट्रोपी चेंज होगा, या एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, जितना हम इसको डेल्टा एच देंगे। ठीक है, तो अब आपने किसी सॉलिड को हम गर्म कर रहे हैं, जब इसको गर्म कर रहे हैं तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स देखिए, सॉलिड से क्या हो रहा है, लिक्विड में जा रहा है, तो जो यहाँ में क्लोज पैकिंग था, तो जो आपका रैंडमनेस था, ठीक है ना, वो अब यहाँ में कम हो गया, या यू में से डिसऑर्डरनेस बढ़ गया। तो यहाँ से मॉलिक्यूल्स की पैकिंग देखिए, यहाँ में क्या हो गया, डिसऑर्डरनेस बढ़ गया। और जब लिक्विड से हम गैस में जाते हैं, जिसको वेपराइजेशन बोलते हैं, तो यहाँ में क्या हो गया, डिसऑर्डरनेस और भी ज्यादा हो गया। जब डिसऑर्डरनेस ज्यादा हो गया मॉलिक्यूल्स का, तो एंट्रोपी भी बढ़ गया। ठीक है ना, रिवर्स आइए, तो किसी गैस को लिक्विफाई करें लिक्विड में, ठीक है, तो लिक्विफाई करेंगे तो क्या होगा, एंट्रोपी घटेगा। लिक्विड से जब सॉलिड में आएंगे, मतलब फ्रीजिंग, तो एंट्रोपी घटेगा। ठीक है, क्लियर। अब स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स को समझना होगा। तो फर्स्ट टर्म इसमें आता है कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो अभी तक जो डिस्कस किया वो मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन ऑफ एंट्रोपी था, कि डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा मॉलिक्यूल्स का प्रेजेंट इन द सिस्टम, तो एंट्रोपी भी बढ़ेगा।
एग्जाम्पल आपको लिया कैसे एंट्रोपी डिसऑर्डरनेस बढ़ता है तो कैसे एंट्रोपी भी बढ़ता है। So before discuss to statistical interpretation of entropy, so first we have to understand some basic terms. तो first इसमें आता है configuration. The configuration of a system is defined as various equivalent ways of achieving a state of the system. So configuration अभिविन्यास इसको हिंदी बोलते हैं, किसी सिस्टम का उसको डिफाइन करते हैं various equivalent ways of achieving a state of the system. ठीक है, इसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। कंसीडर टू कॉइन्स A एंड B। तो दो कॉइन ले लीजिए, एक कॉइन A लिया और एक कॉइन B लिया। ठीक है, अब हम टॉस करते हैं तो इसमें क्या आता है, एक हेड और एक टेल। ठीक है, अब आपसे कहा जाए दोनों को टॉस करें। सो द स्टेट ऑफ शोइंग वन हेड एंड वन टेल, एक सिक्के पे क्या है, हेड आए और दूसरे सिक्के पे क्या है, टेल आए। ठीक है ना, तो आप कुछ भी मान लीजिए, हेड हेड टेल टेल या हेड टेल। ये हमें कैसे मिलेगा, कैन बी ऑब्टेन्ड बाय टू वेज। दो तरीका है कि हमने मान लिया टॉस किया, पहले सिक्के पे क्या आया, हेड आया, दूसरे पे क्या आया, टेल आया। दोनों में से कोई एक आएगा। ठीक है, व्हेन कॉइन ए शोज ए हेड एंड कॉइन शोज टेल, तो हेड आया टेल आया। चलिए दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि यहाँ में टेल आएगा पहले वाले पे और दूसरे वाले पे क्या आएगा, टेल आएगा। तीसरा क्या हो सकता है कि यहाँ भी हेड आएगा और यहाँ भी हेड आएगा। और चौथा क्या होगा कि मान लीजिए पहले वाले में टेल आए और दूसरे वाले में हेड आए। ठीक है, सो अब आपको यहाँ में कहा जाए कि द स्टेट ऑफ शोइंग वन हेड एंड वन टेल। ठीक है, तो किस कंडीशन में हमें एक हेड और एक टेल मिलेगा। तो दो सिक्कों को टॉस किया तो ये चार पॉसिबिलिटीज है ना, या तो एक पहले पे हेड आएगा, दूसरे पे टेल आएगा, दोनों पे टेल आएगा, दोनों पे हेड आएगा, या पहले पे टेल आएगा तो दूसरे पे हेड आएगा। ठीक है, तो दो ऑप्शन आपको यहाँ में मिलेगा। सो देयर आर टू वेज टू अराइव द सेम स्टेट ऑफ वन एच एंड वन टी। ठीक है, तो एक सिक्के पे वन मतलब हेड आए और दूसरे पे टेल आए, ये हमें सिर्फ दो बार ही मिलेगा। ठीक है, सो हेंस द नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज 2। ठीक है, चलिए अगर दोनों पे टेल टेल आएगा तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सिर्फ एक बार है। दोनों पे हेड हेड आएगा तो वो एक ही बार आएगा। ठीक है, एक पे टेल और हेड, ठीक है ना, तो हेड और टेल और या टेल और हेड आएगा तो इसके लिए कितना कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2। ठीक है ना, सो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए सिस्टम इज डिफाइंड एज वेरियस इक्विवेलेंट वेज ऑफ अचीविंग द स्टेट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, दूसरा टर्म इसमें है प्रोबेबिलिटी। तो ये तो हम मैथमेटिक्स में पढ़ते ही हैं। So probability of a state is defined as the number of configurations leading to that particular state divided by the total number of configurations possibly applicable to the system. ठीक है, तो probability क्या होता है कि किसी इवेंट के होने की probability, तो हम उसका नंबर लेते हैं उस पार्टिकुलर इवेंट का डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। ठीक है, चलिए फॉर एग्जांपल एक कॉइन को टॉस करें, टॉस करते हैं। ठीक है, तो इसमें दो ऑप्शन है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ये ना। तब आपसे पूछा जाए हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हेड, ये जो नंबर है हेड कितने बार आएगा, सिर्फ एक ही बार आएगा, क्योंकि आइदर हेड और आइदर टेल, एक ही सिक्के को पॉइंट करते हैं, टॉस कर रहे हैं तब। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हेड आने की। तो नंबर इसका कितना हो गया, कॉन्फ़िगरेशन लीडिंग टू दी पार्टिकुलर स्टेट, मतलब हेड आने का कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ एक ही है और टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 2। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हम पढ़ते हैं 50-50, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, 50-50। ठीक है, अब इसको वही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करें। अब मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 4 कॉइन्स ले लीजिए आप। ठीक है, 4 कॉइन्स ले लें। तो देखिए अब कितने सारे से इसमें कॉन्फ़िगरेशंस बनेंगे,
कि पहला केस मान लेते हैं कि इसमें क्या है 4 हेड 0 टेल, तो 4 हेड हो जाए 0 टेल हो जाए। अब इसकी पॉसिबिलिटी आप निकालिए, कॉन्फ़िगरेशन निकालिए। दूसरा क्या हो सकता है 4 टेल आए, मतलब सब पे टेल टेल आए प्लस 0 हेड आए। क्लियर, ठीक है। देन चलिए थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि 3 हेड आए, 3 पे हेड आए और 1 पे क्या है टेल आए, ये है ना, ये हो सकता है 1 टेल। चलिए देन दोनों पे दो, मतलब दो सिक्के पे दो पॉइंट पे 2 हेड आए और 2 टेल आए, ठीक है। और एक और लास्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है 1 हेड हो, सॉरी 1 टेल हो और 3 हेड हो, ये ना। और इसको छोड़ के और कोई पॉसिबिलिटी होगा सोचिए, ठीक है, ये ना। तो ये आपको टोटल पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब इसमें देखिए ये कब हमें मिलेगा 4 हेड और 1 टेल, इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालिए कब आएगा, सिर्फ एक बार। क्लियर, यहाँ भी हेड 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 हेड, चारों सिक्के पे हेड हेड आए, इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया 1, ठीक है। 4 टेल और 0 हेड, ठीक है ना, 4 टेल मतलब चारों सिक्के पे टेल 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 टेल, हमको हेड मिले ही ना, तो इसका भी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एक ही बार पॉसिबल है। 3 हेड प्लस 1 टेल, ठीक है, मतलब 3 सिक्के पे हेड आए और 1 सिक्के पे टेल आए, इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी 3 बार हमें हेड मिले और 1 बार हमें टेल मिले, इसकी पॉसिबिलिटी। चलिए यहाँ में हेड आ सकता है, हेड आ सकता है, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। चलिए अब टेल यहाँ आ जाए, फिर यहाँ हेड आए, फिर यहाँ हेड आए, फिर यहाँ हेड आए, या पहले पे हेड आए, दूसरे पे टेल आए, फिर हेड आए और लास्ट, ठीक है, कि लास्ट वाले में टेल हो जाए या बीच यहाँ में टेल हो जाए, बाकी पे हेड आए, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया 4 टाइम्स, ठीक है। 2 हेड और 2 टेल, इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, मतलब दो सिक्के पे आपको 2 बार हेड आए और 2 बार टेल आए, तो कर लीजिए, पहले दोनों पे हेड आए, लास्ट दोनों पे 2 हेड आए, एक्सचेंज करते जाइए, ठीक है। इसका टोटल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 6, और 1 टेल और 3 हेड आने का तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सिर्फ एक ही बार होगा। तो टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस कितने हो गए 1 प्लस 1 प्लस 1 3, ठीक है। टोटल नंबर कितने हो गए 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 3, ठीक है ना। तो 1 टेल और 3 हेड का ना, जैसे ये वाला केस का उल्टा का है, तो ये भी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1 टेल और 3 हेड या 3 हेड और 1 टेल, ये भी 4 बार कॉन्फ़िगरेशन नंबर, इसका भी नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन 4, तो 4 प्लस 4 8 और 6 14 15 16, तो टोटल कितने कॉन्फ़िगरेशन बन गए 16 बन गए, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 4, मतलब 4 हेड एंड 0 टेल, इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन कितना है 1, टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया 16, तो इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इस कॉन्फ़िगरेशन का, तो क्या लिखेंगे 1/16, ठीक है। 3 हेड और 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना है 4, टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कितने हैं 16, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4/16, ठीक है। सेम यहाँ में वही 1 टेल और 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना है 4 डिवाइडेड बाय टोटल कॉन्फ़िगरेशन हो गया 16, ठीक है। इसको बोलते हैं मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी। सबको ऐड करेंगे सारी प्रोबेबिलिटीज को, तो हमें क्या मिलेगा 1, मोल फ्रैक्शन और प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं होता है, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। So it is defined as the total number of different ways in which the given system in the specified thermodynamic state may be realized। मतलब बोल्ट्जमैन ने इसको क्या डिफाइन किया है कि thermodynamic probability of a system as the ratio of the probability of the actual state to the probability of the state in which there is complete order for the same energy and volume। तो ये एक्चुअली थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स का टर्म्स है, ठीक है, और पूरा डिटेल आपको यहाँ में स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स फिलहाल बेसिक लेवल में नहीं पढ़ना है,
ठीक है। थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी अभी जस्ट आगे डायग्राम से आपको और एक्सप्लेन करते हैं। इट इज डेजिग्नेटेड एज W लिखते हैं या कहीं कहीं P भी लिखा जाता है। तो W वर्ड क्यों लिखते हैं? विच इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द जर्मन वर्ड। इस वर्ड का ये फर्स्ट लेटर है, इनिशियल ये W, और ये जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी। तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी और मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो ये इट इज नॉट ए प्रोबेबिलिटी इन द ऑर्डिनरी सेंस बट इज प्रोपोर्शनल टू द मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सो मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या था? रेशियो ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एक्चुअल स्टेट टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टेट इन विच देयर इज ए कंप्लीट ऑर्डर फॉर द सेम एनर्जी एंड वॉल्यूम, ठीक है ना। चलिए, इसमें ये कहते हैं जैसे मान लीजिए कि टेम्परेचर कम होगा तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ग्राउंड लेवल पे होते हैं ना। तो मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो ग्राउंड लेवल पे होंगे, और जब आप उनको एनर्जी मिलेगी तो वो एक्साइटेड होंगे तो वो यहाँ से फिर डिफरेंट लेवल में जा सकते हैं। इसलिए इसको स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में थर्मोडायनेमिक्स में N0 लिखते हैं, या N1 कितना है, N2 कितना है, और ये डॉट 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 Ni, ठीक है। तो इसलिए वहां से थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी W निकालने का एक अलग से कुछ फार्मूला है, परम्यूटेशन कम्युनिकेशन का रूल आता है, स्टिलिंग्स थ्योरम भी आता है, ठीक है। बट इसको समझने के लिए हम आपको यहाँ पे, ठीक है, चलिए अब आते हैं स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एंट्रोपी। नाउ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज accompanied by increase in entropy, अब तो क्लियर है, दैट इज लेस प्रोबेबल स्टेट टू ए मोर प्रोबेबल स्टेट। जो एक्सपेंशन ऑफ गैस वाला था कि जब ने हम उसको बंद करके रखा था तो एक जगह में था लेस प्रोबेबल, जैसे आपने उसको ओपन किया तो वो क्या हुआ? मोर प्रोबेबल स्टेट की तरफ गया, डिसऑर्डरनेस बढ़ाया, फ्रीडम मिला, एंट्रोपी बढ़ गई। Thus, it can be assumed that there is a close relation between entropy and thermodynamic probability of the state of system. Both increases simultaneously. एंट्रोपी बढ़ेगा तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी तो एंट्रोपी भी बढ़ेगा। So in 1896, Boltzmann proposed a logarithm relationship between entropy and thermodynamic probability as follows. तीनों ने एक फॉर्मूला दिया, बोल्ट्जमैन ने ये रिलेशन बताया। तो एंट्रोपी इज इक्वल टू के ln W प्लस कांस्टेंट के को बोलते हैं एक्चुअली बोल्ट्जमैन कांस्टेंट उनके नाम पे। एक एक्चुअल फॉर्मूला एक्चुअली ये होता है यहाँ पे S इक्वल टू R ln W टू द पावर कैपिटल N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या इनमें से अवोगाड्रो नंबर। अब किसी की पावर लेते हैं तो नीचे आ जाएगा, तो R इंटू, ठीक है, R इंटू N, ठीक है ना। तो यहाँ से फॉर्मूला को जब सिंपल फॉर्म में मॉडिफाई करते हैं तो ये हमें मिल जाता है K ln W प्लस कांस्टेंट K, ठीक है। तो मोस्टली हम यहाँ में ये यूज करते हैं S इक्वल टू K इज नोन एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट विच इज इक्वल टू R बाई Na, और ये W को बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, स्मॉल एंड कैपिटल K जो यहाँ पे अनदर कांस्टेंट। बट लेटर ऑन इन 1912 Planck proposed that this constant K is 0. So this equation number 1 reduces to simple equation S equal to K ln W, and this equation 2 is known as Boltzmann-Planck equation. तो इसको बोल्ट्जमैन और प्लांक के नाम पे बोलते हैं बोल्ट्जमैन-प्लांक इक्वेशन। तो पहले बोल्ट्जमैन ने प्रपोज किया था S इक्वल टू स्मॉल k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ln W, W इज नोन एज थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी प्लस एक कांस्टेंट आता है K, ठीक है। Later on, Planck in 1912 proposed that K equal to 0. तो K की वैल्यू आप यहाँ 0 कर दीजिए तो ये टर्म कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? S equal to K ln W. So this is known as Boltzmann-Planck equation, ठीक है। K की वैल्यू क्या होगी? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। अब परफेक्ट, देखिए थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने पीछे पढ़ा है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या किया गया था? प्योर एंड परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की एंट्रोपी 0 केल्विन पे 0 होनी चाहिए, ठीक है। सो परफेक्ट मींस दैट ऑल द पार्टिकल्स आर अलाइन्ड फ्लुइडली इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर विद नो डिफेक्ट्स ऑफ एनी काइंड।
तो सॉलिड स्टेट आपने पढ़ा है, वहां में कहते हैं ना परफेक्ट क्रिस्टलाइन। तो सॉलिड स्टेट में क्या होती है, देयर इज ए रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। ठीक है, देयर इज नो डिफेक्ट। रेगुलर अरेंजमेंट है मतलब यहाँ में प्लस है तो फिर यहाँ में माइनस, प्लस माइनस लाइक दैट। ये परफेक्ट क्रिस्टल में की डिफिनेशन कि एक उनमें इस तरह का रेगुलर अरेंजमेंट होगा, या ए है तो फिर बी आएगा, फिर ए है तो फिर बी आएगा, लाइक दैट। ठीक है, एट एब्सोल्यूट जीरो ऑल पार्टिकल्स इन द क्रिस्टल हैव द मिनिमम एनर्जी। देखिए मिनिमम एनर्जी होंगे तो कहाँ में होंगे, ग्राउंड लेवल पे होंगे। ठीक है, सो देयर इज ओनली वन माइक्रो स्टेट, ओनली वन वे द एनर्जी कैन बी डिस्पर्स। तो एट एब्सोल्यूट जीरो जो ऑल मॉलिक्यूल्स होंगे वो कहाँ में होंगे, ग्राउंड लेवल पे होंगे। ठीक है ना, तो इनके लिए ओनली वन माइक्रो स्टेट वो ऑक्युपाई करेंगे, सब यहाँ ग्राउंड लेवल पे आएगा। ठीक है, सो एट एब्सोल्यूट जीरो a solid is considered to be in most ordered state, that is the thermodynamic probability will be 1। ठीक है ना, अब जो पीछे आपने फॉर्मूला डिराइव लिखा था S इक्वल टू के एल एन डब्ल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ 1 रख देंगे तो एल एन 1, इसकी वैल्यू क्या होती है 0। जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे के की वैल्यू तो क्या मिल जाएगा, ओवरऑल 0। ठीक है, इसलिए थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स प्रपोज किया गया, देयरफॉर एट एब्सोल्यूट जीरो द एंट्रोपी इज 0। ठीक है, तो एब्सोल्यूट जीरो पे, 0 केल्विन पे क्या आ रहा है, ओनली वन माइक्रो स्टेट, ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ द क्रिस्टल्स हैव ए मिनिमम एनर्जी। मिनिमम एनर्जी में जाएंगे, W की वैल्यू थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी 1 हो गया, आपने Ln 1 रख दिया, 1 की वैल्यू क्या हो गया 0, 0 होने का मतलब S की वैल्यू 0। ठीक है, क्लियर, ठीक है ना। चलिए अब इस फॉर्मूले से हम क्या है, यहाँ से एक रिजल्ट निकाल सकते हैं, एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। दस ए सिस्टम विद फीवर माइक्रो स्टेट्स मतलब स्मॉलर द वैल्यू ऑफ W। ठीक है, थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी जितना कम होगा उसकी एंट्रोपी क्या होगी, उतनी ही कम होगी, क्योंकि S इक्वल टू K, K इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, Ln W। तो हम लिख सकते हैं कि S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू logarithm of thermodynamic probability. So if the value of microstates, that is thermodynamic probability, is less, smaller value, it means lower entropy. A system with more microstates, that is larger value of W, the entropy will be higher. ठीक है ना, तो एब्सोल्यूट जीरो पे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, सब ग्राउंड लेवल पे होते हैं, तो दे कैन ऑक्युपाई ओनली वन माइक्रो स्टेट। तो जब माइक्रो स्टेट एक ही हो गया, थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी W की वैल्यू क्या लेंगे 1। ठीक है, तो जब और W की जगह 1 रख दीजिए फॉर्मूले में, बोल्ट्जमैन प्लांक की इक्वेशन में, तो क्या मिलेगा S इक्वल टू K Ln 1, 1 की वैल्यू क्या हो गया 0, 0 होने से पूरा टर्म 0। इसलिए थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम पढ़ते हैं कि एट एब्सोल्यूट जीरो प्योर एंड परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है 0 एंट्रोपी। ठीक है, अब यहाँ से हम ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं, so we can draw these following conclusions. A system with fewer microstates, that is smaller value of W, thermodynamic probability, has lower entropy and vice versa. System with more microstates means more entropy. Clear? चलिए इसको और भी क्लियर करते हैं, आपको यहाँ से देखिए। So lower temperature, less freedom of motion, कम है, बट जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया एट हायर टेम्परेचर, देखिए मोर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम क्या हो गया इनका, मोशन ऑफ फ्रीडम बढ़ गया, डिसऑर्डरनेस बढ़ गया। ठीक है, सो फीवर माइक्रोस्टेट्स किस केस में है, यहाँ में क्या है माइक्रोस्टेट्स कम है, यहाँ में माइक्रोस्टेट्स ज्यादा हो गए, माइक्रोस्टेट ज्यादा हो गया तो एंट्रोपी भी ज्यादा हो गया, यहाँ में एंट्रोपी क्या हो गया कम हो गया। ठीक है, चलिए उसी चीज को और एक और नीचे मैंने यहाँ डायग्राम दिखाया हुआ, ये डायग्राम को देखिए यहाँ से, शायद यहाँ से आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर कम है, लोअर टेम्परेचर फीवर माइक्रोस्टेट्स। तो देखिए माइक्रोस्टेट्स मैंने आप पहले बोला कि ये थोड़ा स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स का टर्म्स है, बट माइक्रोस्टेट्स में कह सकते हैं कि यहाँ में अगर आप काउंट करिए तो आई थिंक 21 मॉलिक्यूल होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मॉलिक्यूल्स क्या है ग्राउंड लेवल 1 पे हैं। ठीक है, तो ये जो एक एक एनर्जी स्टेट ऑक्युपाई किया उसी को बोलते हैं माइक्रो स्टेट्स। तो एक एक एटम है, पार्टिकल है,
तो जो यहाँ पे ये ग्राउंड एनर्जी लेवल ऑक्युपाई किया दैट इज क्वांटाइज्ड, उसी को बोलते हैं माइक्रो स्टेट्स। तो 21 टोटल माइक्रो स्टेट्स यहाँ पे आ गया। तो ये एनर्जी कम मतलब टेम्परेचर कम था, माइक्रो स्टेट्स कम थे, एंट्रोपी भी कम होगा। अब इसको हमने गर्म किया, तो देखिए गर्म करने से क्या हो गया, ठीक है ना, इनका क्या हो गया, माइक्रो स्टेट्स बढ़ गया, टेम्परेचर ज्यादा, मोर माइक्रो स्टेट्स मतलब हायर एंट्रोपी। अब ये आपको यहां से, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बढ़ गया, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स बढ़ गए, एनर्जी लेवल आपको थोड़ा ब्रॉडर हो गया, थोड़ा चौड़ा हो गया, ब्रॉडर हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए क्या हो गया, एंट्रोपी भी ज्यादा हो गया। क्लियर, ठीक है। सो जितना ज्यादा थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होगी, जितना ज्यादा नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स होंगे, उसकी एंट्रोपी उतनी ही ज्यादा होगी। माइक्रो स्टेट्स हम कैलकुलेट भी करते हैं, बट वो मैंने पहले बोला कि दिस इज बियॉन्ड ऑफ द स्कोप ऑफ द बीएससी सेकंड सेमेस्टर सिलेबस, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए वही कहानी। तो यहाँ पे क्या है कि टेम्परेचर कम है तो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स कम है, बट जैसे आपने इसको ओपन किया स्टॉप कॉक को, मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, लेस प्रोबेबल टू मोर प्रोबेबल स्टेट की तरफ गए, माइक्रो स्टेट्स बढ़ गया, एनर्जी लेवल भी बढ़ गया, एंट्रोपी भी बढ़ गया। क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो माइक्रो स्टेट्स को बोला था उसके लिए आपको यहाँ पे ये, सो आई होप यहाँ से आपको और भी क्लियर हो जाएगा। एक सिस्टम जो एक्सपेंशन ऑफ गैस का मैंने पीछे लिया था W1 है, ठीक है, क्योंकि एक ही सिस्टम में एक ही एनर्जी स्टेट में है। तो यहाँ से W क्या हो गया, 2 to the power 1, एक मॉलिक्यूल एटम यहाँ में लिया है A, ठीक है 2। अब ये ओपन करेंगे, ठीक है ना, तो इसके पास दो ऑप्शन, जैसे सपोज कि एक इस कंटेनर में भी A आ गया आपको एक एटम, ठीक है ना, या फिर यहाँ में आए, यहाँ में रहे चाहे यहाँ में रहे, ठीक है। तो 2 to the power 1 दैट इज 2। तो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स कितने हो गए, 2। अब इसके अंदर आपने दो एटम भर दिया A और B, तो 2 एटम्स भर दिया। तो अब हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन कितने हो गए, एक कॉन्फ़िगरेशन ये है कि एक ही में दोनों है, देखिए यहाँ पे लिखा ना A B, नंबर 1 एक इसमें आएगा और एक इसमें आएगा, नंबर 2 कॉन्फ़िगरेशन। नंबर 3 क्या है कि B वाला इसमें रहे, A वाला इसमें आएगा, ठीक है। और चौथा क्या है कि दोनों फिर इस बॉक्स में आ जाए, इस बल्क में आ जाए। तो टोटल कितना हो गया, 2 to the power 4 दैट इज 2 to the power 2 दैट इज 4। तो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स कितने हो गए, 4, ठीक है। देखिए अब इसमें और इसमें किसकी एंट्रोपी ज्यादा हो गई, बोलिए किसकी एंट्रोपी ज्यादा है, पहले वाले में या दूसरे वाले में, मतलब यहाँ में एंट्रोपी कम होगा या यहाँ में कम होगा, यहाँ में एंट्रोपी कम होगा, यहाँ में एंट्रोपी ज्यादा होगा। जितने ज्यादा नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स होंगे एंट्रोपी उतनी बढ़ेगी, ठीक है। इसमें एक और मान दीजिए, डाल दीजिए गैस C, A B C, 3 एटम डाल दिया, ठीक है, A B C। आप सोचिए कितने एटम हो गए, 3, ये हो गया 2 to the power n मतलब 2 to the power 3, तो टोटल कितना हो गया 8, 2 into 2 into 2। अब देखिए एक ऑप्शन ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन, एक ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, लाइक दैट। तो टोटल कितने हो गए इसमें 8 टाइप्स थे, मतलब नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स कितने हो गए 8। तो ऑब्वियसली इससे ज्यादा एंट्रोपी यहाँ में हो गई। सिमिलरली मान लीजिए अगर हम 10 एटम्स डाल दें तो कितना आएगा, 2 to the power n, n की जगह कितना हो गया 10, मतलब ये आएगा नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स 1024, ठीक है। इसी तरह मान लिया एवोगाड्रो नंबर है 6 into 10 to the power 23, तो वहां से कितना आएगा 2 to the power na। तो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स कैसे लिखते हैं, 2 to the power n, ठीक ना। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स बढ़ रहे हैं एंट्रोपी भी बढ़ेगा, ठीक है। अब जो इक्वेशन यूज किया था स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन में, उसका डेरिवेशन वो आया कहां से, सो लेट या दिस इक्वेशन कैन बी only derived if one can assume that entropy is a function of thermodynamic probability, that is function मतलब s entropy depends on thermodynamic probability and there is a direct relation between entropy and thermodynamic probability, पीछे मैंने लिखा हुआ है। Now consider two separate systems having entropies SA and SB। दो सिस्टम आप मान लीजिए एक A है और एक B है, इसकी एंट्रोपी को हमने क्या ले लिया, SA ले लिया,
इसकी एंट्रोपी मान लीजिए हमने एस ए ले लिया और दूसरे ले लिया एस बी। क्लियर? देयर प्रोबेबिलिटी को मान लिया कि इनका थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी क्या हो गया डब्ल्यू ए और इनकी भी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होगी डब्ल्यू बी एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है ना? अब बताइए सिंस एंट्रोपी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव मतलब प्रॉपर्टी विच values depends on amount of the system, amount of the molecules present in the system, या सीधा सीधा मैंने कहा था एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव, जिसको हम ऐड कर सकते हैं वो एक्सटेंसिव होता है, जिसको ऐड नहीं कर सकते वो इंटेंसिव होता है। सो ए बी दो एटम आपने लिया था, दो सिस्टम लिया था, तो एस ए बी एंट्रोपी ऑफ ए बी हम क्या कर सकते हैं ए प्लस बी, दिस इज एंट्रोपी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है? अब यहां से देखिए S इज ए फंक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, तो हम AB सिस्टम के लिए क्या लिख सकते हैं, इट इज ए फंक्शन ऑफ WAB, SA क्या होगा फंक्शन ऑफ WA और SB की जगह पे क्या लिखेंगे फंक्शन ऑफ WB। क्लियर? नो प्रॉब्लम। नाउ इफ द सिस्टम्स आर कंबाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजल्टिंग सिस्टम इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस वन WA into WB। सो ए बी सिस्टम के लिए हम क्या लिख सकते हैं एफ डब्ल्यू ए इंटू डब्ल्यू बी इक्वल टू एफ डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। मतलब इसके लिए अगर हम बात करें यहां से, तो अगर हम सिस्टम को कंबाइन कर दें तो उसका रिजल्टिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजल्टिंग सिस्टम क्या आएगा, उन दोनों का अलग अलग का प्रोडक्ट आएगा। ठीक है? तो इसलिए हमें एफ मतलब फंक्शन ऑफ डब्ल्यू ए बी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ डब्ल्यू ए इंटू डब्ल्यू बी, और एंट्रोपी तो एक्सटेंसिव है तो डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। क्लियर? अब ये फॉर्मूला ये रिलेशन कब सही बैठेगा, बोलिए कौन सा यहाँ फंक्शन लेंगे मल्टीप्लिकेशन एडिशन, ठीक है कौन सा यहाँ फंक्शन लेंगे कि ये फॉर्मूला सही आएगा। सो द अबव रिलेशन विल होल्ड गुड प्रोवाइडेड द फंक्शन एफ इज लॉगरिथमिक फंक्शन। तो अगर ये लॉगरिथमिक फंक्शन होगा तभी ये यहाँ पे इसको सही वैलिड होगा या यहाँ पे इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। जैसे हम क्या पढ़ते हैं लॉग में, लॉग बोलिए लॉग का फॉर्मूला लॉग ए इंटू बी, लॉग ए इंटू बी, इसको हम क्या लिखते हैं बोलिए लॉग ए प्लस लॉग बी। तो किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करके अगर आप लॉग ले लीजिए तो उसका फॉर्मूला आ जाता है log a इंटू बी इक्वल टू log a प्लस log b। ठीक है? तो इसलिए हमें ये जो फंक्शन माना गया था इस फंक्शन को हम क्या ले लेंगे s एक फंक्शन ऑफ ln w, लॉगरिथमिक फंक्शन होगा किसका थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी का, और इस साइन को हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जिसको बोलते हैं ये वाला, s इक्वल टू k ln w। ठीक है? So this is the statistical interpretation of entropy, that is and this relation is given by Boltzmann-Planck equation S equal to K ln W। ठीक है? तो हमने ये मान लिया था कि जो एंट्रोपी होता है वो क्या होता है जैसे फंक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, क्योंकि जब थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी माइक्रो स्टेट्स बढ़ेंगे तो एंट्रोपी भी बढ़ेगा, माइक्रो स्टेट्स घटा तो एंट्रोपी भी घटा, मतलब ये इस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है? सो दो सेपरेट सिस्टम ले लिया ए और बी, एक की एंट्रोपी को ऐसे मान लिया दूसरे की एंट्रोपी को ऐसे, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ले लिया डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी, नो प्रॉब्लम। एंट्रोपी हमें पता है कि एक्सटेंसिव है तो क्या लिख सकते हैं ए बी रिजल्टिंग सिस्टम का ए प्लस बी मतलब ऐसे प्लस एस बी, फंक्शन है तो इसकी जगह पे क्या आ गया डब्ल्यू ए बी सिस्टम कंबाइंड, ए की जगह पे डब्ल्यू ए बी की जगह पे डब्ल्यू बी। ठीक है? अब जब रिजल्टिंग सिस्टम का प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो क्या आएगा दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो डब्ल्यू ए इंटू डब्ल्यू बी, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं अलग अलग। ठीक है? तो ये हो गया डब्ल्यू ए बी मतलब डब्ल्यू ए इंटू बी और ये आ गया डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। अब ये फॉर्मूला ये रिलेशन तभी सही बैठेगा वैलिड होगा होल्ड्स गुड व्हेन फंक्शन इज ए लॉगरिथमिक फंक्शन, क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए हम फॉर्मूला पढ़ते हैं कि log a into b इक्वल टू log a प्लस log b। तो log a into b किसी दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट का अगर हम log ले तो वह वैल्यू क्या आता है दोनों का log लेके ऐड कर दीजिए,
तो log a plus log b, इसलिए हमें एक आ गया कि एंट्रोपी इज द लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। ये हमें यहाँ से रिलेशन मिल गया और इस साइन को हटाते हैं, कांस्टेंट आएगा, इसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्लियर? ठीक है। अब रेजिडुअल एंट्रोपी एक्सेप्शनल टू द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, हमने पीछे पढ़ा है जस्ट लास्ट वीडियो में। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स द एंट्रोपी ऑफ ए प्योर एंड परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, नस्ट हीट थ्योरम एंड देन थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, क्लियर है? आपने वीडियो देखा है पीछे वाला, वहां से आपको थर्ड लॉ ऑफ thermodynamics. But in actual practices there are certain substances that do not have zero entropy even at absolute zero. But ऐसे बहुत सारे solids हैं, substance हैं जिनमें ये पाया गया कि at absolute zero पे भी उनकी entropy zero नहीं होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ लिखा है exceptions to third law. Thus the entropy possessed by crystalline substance at absolute zero is known as residual एंट्रोपी। तो रेजिडुअल का मतलब होता है बचा कुचा, जो बच गया उसको बोलते हैं रेजिडुअल। तो ये बच गया का मतलब कि जीरो पे क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बट देयर इज एक्सेप्शन टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जिनकी एंट्रोपी जीरो केल्विन पे जीरो नहीं होती। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ में देखिए सॉलिड CO, कार्बन ऑक्सीजन मोनोऑक्साइड N2O, इनकी एंट्रोपी जीरो केल्विन पे ये आया 5.8 जूल केल्विन इनवर्स। सॉलिड H2 के लिए, हाइड्रोजन के लिए भी आता है, आइस के लिए भी आता है। तो बहुत सारे ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं, ठीक है, सॉलिड्स हैं जो जिनकी एंट्रोपी जीरो केल्विन पे जीरो नहीं था, इसी को बोलते हैं रेजिडुअल एंट्रोपी। सो व्हाट डू मीन बाय रेजिडुअल एंट्रोपी? रेजिडुअल मतलब द एंट्रोपी पॉजेस्ड बाय क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एट एब्सोल्यूट जीरो। क्योंकि अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स द एंट्रोपी ऑफ ए प्योर एंड परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस at 0 Kelvin is 0, should be 0, but 0 यहाँ में नहीं होता, इसलिए ये थर्ड लॉ का क्या है, एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं रेजिडुअल एंट्रोपी, ये वैल्यू। अब देखिए यहाँ से स्टेटमेंट को ध्यान देखिए कि फॉर प्योर एंड परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, ठीक है, एंट्रोपी जीरो। तो मान लीजिए कि कोई एक सिस्टम है, ठीक है, क्रिस्टल है जिसकी एंट्रोपी जीरो है। तो थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता था कि प्योर एंड परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, इसकी एंट्रोपी जीरो। अगर इसकी एंट्रोपी जीरो है मतलब दिस इज द प्योर एंड परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। ठीक है, माइंड इट, स्टेटमेंट को ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ में क्या कहा, रेजिडुअल एंट्रोपी मतलब किसी की वैल्यू देखिए, CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, N2O है, H2 है, आइस है, ठीक है, वाटर सॉलिड फॉर्म आइस, इनकी वैल्यू जीरो नहीं है, दे हैव सम फाइनाइट वैल्यूज। 5.8 जूल है, ठीक है, 6.2 है, 3.3 है। इसका मतलब क्या हुआ, सो फ्रॉम द अबव वैल्यूज इट इज क्लियर दैट इवन एट एब्सोल्यूट जीरो these crystalline solids are not perfect in true sense। ठीक है, so अगर वो प्योर एंड परफेक्ट क्रिस्टलाइन है तो उनकी एंट्रोपी जीरो होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। या किसी सिस्टम की, किसी सॉलिड्स की प्योर एंड परफेक्ट लाइन सब्सटेंस या सॉलिड की एंट्रोपी अगर जीरो है, तो जीरो है तो हम क्या कहेंगे, जीरो केल्विन पे जीरो है मींस इट इज परफेक्ट इन नेचर। मतलब अगर जीरो नहीं है दे हम सब रेजिडुअल एंट्रोपी, इट मींस कि दे आर नॉट परफेक्ट इन नेचर। ठीक है, सो एब्सोल्यूट जीरो पे ही वो परफेक्ट नहीं है, इसीलिए आप सॉलिड स्टेट में जाइए, डिफेक्ट्स पढ़ते हैं, शॉर्टकी, फ्रैंकल, पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है ना। तो जीरो केल्विन पे जब कोई सॉलिड जो होता है वो परफेक्ट नहीं होता है, तो रूम टेम्परेचर 298, 300 पे कहां से परफेक्शन होगा। ठीक है, इसलिए उनकी एंट्रोपी जीरो नहीं होती है, तो उसी को बोलते हैं रेजिडुअल एंट्रोपी। क्लियर? अब मॉलिक्यूलर ओरिजिन ऑफ रेजिडुअल एंट्रोपी ये कहां से आता है, ये कैसे स्टेटमेंट को दिया गया, ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, जो अभी तक आपने यहाँ में डिस्कस किया। ओरिजिन ऑफ रेजिडुअल एंट्रोपी कैन बी एक्सप्लेन एट एब्सोल्यूट जीरो ऑल द मॉलिक्यूल्स रिमेन इन देयर ग्राउंड स्टेट। मैंने पीछे बोला माइक्रो स्टेट नीचे 1 पे रहेंगे, ग्राउंड लेवल पे रहेंगे, लोएस्ट एनर्जी लेवल में रहेंगे, तो थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी क्या हो गया,
1 हो गया। जब थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी W की वैल्यू 1 हो गई, फॉर्मूले में रख दीजिए, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे log 1 की वैल्यू क्या आएगा 0, मतलब एंट्रोपी 0। इसलिए ये अज्यूम किया गया था इफ द लोवेस्ट एनर्जी लेवल इज डीजेनरेट देन एंट्रोपी विल नॉट बी 0 एट एब्सोल्यूट 0 and the crystalline substance will possess some definite value of entropy which is termed as residual entropy। तो थर्ड लॉ में ये माना गया कि एंट्रोपी 0 केल्विन पे एंट्रोपी 0 होना चाहिए, ठीक है। बट वही है कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सारे के सारे परफेक्ट नहीं होते हैं, मतलब वो सब ग्राउंड लेवल पे नहीं होते हैं, उनकी एनर्जी डीजेनरेट नहीं होती है, ठीक है। So it may be concluded that the region of residual entropy in case of certain crystalline substance is confinement of molecules in the degenerate lower energy level at 0 Kelvin. That is, crystals at 0 Kelvin are not perfect in true sense. जिनकी इंट्रोपी 0 नहीं है 0 केल्विन पे, मतलब they are not perfect even at 0 Kelvin। सीधी सीधी बात है, ठीक है। क्योंकि अगर वो परफेक्ट है, प्योर एंड परफेक्ट सॉलिड है, तो उसकी एंट्रोपी 0 होनी चाहिए। अगर 0 केल्विन पे 0 नहीं है, एब्सोल्यूट 0 पे 0 नहीं है, मतलब दे आर नॉट परफेक्ट इन ट्रू सेंस, वो परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है, ठीक है। इसलिए उनकी एंट्रोपी 0 नहीं है। दे हैव सम फाइनाइट वैल्यूज ऑफ एंट्रोपी दैट इज नोन एज रेजिडुअल एंट्रोपी। क्लियर? इन सॉलिड H2 हाइड्रोजन जो वैल्यू पीछे आया था, दैट इज ऑर्डर एग्जिस्ट इवन एट 0 केल्विन। उनमें डिसऑर्डरनेस है, डिसऑर्डरनेस है मींस एंट्रोपी है, दे आर नॉट इन मैक्सिमम ऑर्डरनेस, उनमें ऑर्डर नहीं है। फाइनाइट ऑर्डर जो उनका पैटर्न होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, वो नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस है। रीजन बिकॉज ऑफ द परसिस्टेंस ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इन एक्साइटेड रोटेशनल states through nuclear spins। तो थोड़ा सा मे भी हमें आपको ये टर्म्स समझने में थोड़ा होगा, जब आप आगे जाएंगे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स पढ़ेंगे तो हमें ये सब और भी क्लियर जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने बोला सीधी सीधी एक लाइन में कि 0 केल्विन पे एंट्रोपी 0 नहीं है, मतलब हमें क्या इन्फरेंस निकल रहा है, कंक्लूजन क्या बोलेंगे कि दे आर नॉट परफेक्ट इन नेचर, ठीक है। सो 0 केल्विन पे भी उनमें डिसऑर्डरनेस एग्जिस्ट करता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। ठीक है, उसी तरह इन केस ऑफ आइस द ऑकरेंस ऑफ रेजिडुअल एंट्रोपी इज ड्यू टू मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर एंड इम्परफेक्शन ऑफ आइस क्रिस्टल एट 0 केल्विन। अब ये आइस क्रिस्टल में क्या होता है कि हमें पता है कि आइस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो एक वाटर 4 वाटर मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल फैशन में हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है, बट उसमें क्या होता है हाइड्रोजन का जो ओरिएंटेशन होता है मॉलिक्यूल्स का वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होता है, इसलिए वहां पे क्या होता है डिसऑर्डर और इम्परफेक्शंस पे आ जाता है, जिससे उनकी एंट्रोपी 0 नहीं होती है, ठीक है। चलिए थर्ड आपको लेते हैं यहाँ पे, ये रहा जैसे N2 मॉलिक्यूल है, इसमें भाई 2 कॉन्फ़िगरेशन यहाँ में पॉसिबल है, देखिए आपको दिखाई दे रहा है NNO, ठीक है, और ONO फिर NNO। तो 2 तरह से हम इनको अरेंज कर सकते हैं, एक इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है NNO और दूसरा होता है इनका ONN। तो ये अगर परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, ठीक है, परफेक्शन इनमें आता तो एक ही तरह का अरेंजमेंट होता है, या तो NNO 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 या ONN ONN, ठीक है। बट 0 केल्विन पे इसमें क्या पाया, 2 ओरिएंटेशन है इनका, एक ओरिएंटेशन इनका NNO हो गया और दूसरा ओरिएंटेशन ONN हो गया, ठीक है। इसलिए थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी जो W लेते हैं यहाँ में क्या लेंगे 2, और फॉर्मूले में आप रख दीजिए, ठीक है, सॉल्व कर दीजिए, ये वैल्यू 5.7 मिलता है। उसी तरह CO मॉलिक्यूल्स का भी वही कहानी है, देखिए इसको भी हम अरेंज कर सकते हैं CO CO CO, बट इसी में कहीं इसमें इम्परफेक्शन आ जाता है और ये दूसरा कॉन्फ़िगरेशन ले सकता है OC, ठीक है। तो 2 तरह का यहाँ में ओरिएंटेशन हो गया, एक CO और दूसरा OC, तो फॉर्मूले में W की जगह 2 रख दीजिए, तो वही आपको सेम वैल्यू मिलता है 5.78 के आसपास, ठीक है, क्लियर। अब आपको वही न्यूमेरिकल कैसे पूछेगा, तो जैसे कैलकुलेट द रेजिडुअल एंट्रोपी ऑफ ClBrO3 मॉलिक्यूल्स इफ इट कैन हैव 4 पॉसिबल अरेंजमेंट्स with nearly the same
एनर्जी। तो कितने अरेंजमेंट है इसमें? 4 पॉसिबल अरेंजमेंट हैं। तो जितने नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस पॉसिबल ऑफ अरेंजमेंट की बात करेगा वो हमें क्या बताएगा? W इक्वल टू 4। ठीक है, आपसे पूछ रहा है रेजिडुअल एंट्रोपी, तो कौन सा इक्वेशन है? S और W में रिलेशन क्या है? बोल्ट्जमैन प्लैंक इक्वेशन। रख के सॉल्व कर दीजिए, मिल जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं क्वेश्चन में क्या होता है, आपको एंट्रोपी दे देता है, आपसे W पूछता है, W देगा तो आपसे एंट्रोपी पूछेगा। क्लियर? तो सिंपल, कुछ नहीं है इसमें ये। सो नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स W दिया हुआ है, R की वैल्यू हमें पता है। अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन इक्वेशन S इक्वल टू 2.303 R log W। ठीक है, ये वहीं से आता है, आपको जो जितने नंबर होते हैं उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो K और N से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको R मिल जाएगा। ठीक है ना, तो फाइनली जो हमें न्यूमेरिकल में फॉर्मूला लगाना है वो ये है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला आता है एंट्रोपी का फॉर्मूला, वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और उस जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ओरिएंटेशन होते हैं वो एक्चुअली पावर में हम लिखते हैं, वो उसके पावर में जाता है, जो मैंने पीछे डायग्राम वर्क करके आपको दिखाया था n। ठीक है, और इसी को जब इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी जगह पे r आ जाता है, क्योंकि k इज नोन एज r बाई n एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो r का मतलब गैस कांस्टेंट, और ln की जगह पे क्या लेंगे? log लेंगे, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ठीक है, w, और जब ln को log में चेंज करते हैं तो ये आपको फैक्टर हर जगह आता है, चाहे केमिकल काइनेटिक्स हो चाहे इलेक्ट्रो केमिस्ट्री हो। तो ये फाइनली फॉर्मूला न्यूमेरिकल के लिए। तो आपको नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस अरेंजमेंट दिया है, W की जगह रख दिया 4, 2.303 पता है, R की वैल्यू पता है, सॉल्व कर दिया, ये मिल गया। log 4 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो दो वैल्यू आपको मैंने पीछे वीडियो में भी कहा है कि log 2 और log 3 दो वैल्यू हमें याद रखना है। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, और बाकी log 4 निकालना है तो 2 के पावर 2, तो 4 को हम क्या ले सकते हैं? 2 के पावर 2। log जब लेते हैं पावर नीचे आ जाता है, तो 2 log 2। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.3010, 0.60 समथिंग, सॉल्व कर दीजिए। क्लियर? तो फॉर्मूले में क्या लेंगे? S इक्वल टू 2.303 R log W, जब हमें वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, चलिए इसका निकाल के बता दीजिए फटाक से क्या आएगा। The residual entropy of asymmetric molecules N2O in its crystalline state is 5.8. Calculate the number of orientations। तो आपसे उल्टा पूछा है, एंट्रोपी दिया है W पूछ रहा है, तो सेम प्रोसीजर सेम फॉर्मूला। तो अब आपको एंट्रोपी दे दिया, R की वैल्यू पता है, फॉर्मूला पता है, रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए ये वैल्यू आ रहा है 3020 समथिंग, क्योंकि हमें पता है कि ओरिएंटेशन या नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट क्या आएगा? होल नंबर ही आएगा। तो 0.30 मतलब log 2 मतलब 0.30। तो इसको आप सॉल्व करिए, जो यहाँ वैल्यू आएगा वो 2 और 3 के टर्म में देखिए। ठीक है, और W की वैल्यू हो गया 2। तो गेट का क्वेश्चन है, ITJ में भी इस तरह का क्वेश्चन है, तो सब में वही है कि आपको W देगा तो एंट्रोपी पूछेगा, एंट्रोपी देगा तो W पूछेगा, हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये था आज का आपका केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। लास्ट टाइम पे जो हमने पढ़ा था थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसका कंटिन्यूएशन, रेजिडुअल एंट्रोपी, मॉलिक्यूलर एंड स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एंट्रोपी, बोल्ट्जमैन प्लैंक इक्वेशन। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन क्या बोलता है? सीधा सीधा कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, लेस प्रोबेबल टू मोर प्रोबेबल, मतलब एंट्रोपी बढ़ेगा, डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा। ठीक है ना, तो चाहे फ्यूजन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, मैंने आपको डायग्राम से भी दिखाया। क्लियर? देन प्रोबेबिलिटी, थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स ज्यादा होंगे तो एंट्रोपी भी ज्यादा होगा। स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एंट्रोपी पढ़ा, बोल्ट्जमैन इक्वेशन आया, उसका डेरिवेशन देखें और वहां से न्यूमेरिकल्स देखें। ठीक है, रेजिडुअल एंट्रोपी, तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से क्या होना चाहिए? 0 केल्विन पे 0 होना चाहिए, बट प्योर एंड परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस ऐसे बहुत सारे हैं जिनकी एंट्रोपी 0 केल्विन पे भी 0 नहीं है। So the entropy pauses by crystalline substance at absolute 0। ठीक है ना, डिफरेंट टेम्परेचर के लिए भी हमने एंट्रोपी का पीछे न्यूमेरिकल किया हुआ था, CP के टर्म्स में इंटीग्रेट करके निकाले थे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में। बट यहाँ में क्या है? रेजिडुअल एंट्रोपी मींस कि एट 0
केल्विन। एब्सोल्यूट जीरो पे जो एंट्रोपी होगी उसी को बोलते हैं रेजिडुअल एंट्रोपी। क्लियर? ठीक है, इसलिए एक्सेप्शनल टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स निकालते कैसे हैं? दैट्स इक्वल टू 2.303 R गैस कांस्टेंट log W। तो आपको प्रोबेबिलिटी देगा, डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट देगा, तो आपसे एंट्रोपी पूछेगा, एंट्रोपी देगा तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट पूछेगा। ठीक है, क्लियर? तो ये आपका फर्स्ट पार्ट जो है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का, यहाँ में आपको एंड होता है चैप्टर का सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए। ठीक है, इसके बाद जो पढ़ेंगे वो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 2। ठीक है, तो उसमें थर्मोकेमिस्ट्री भी आएगा, हम एंथैल्पी चेंज बहुत सारा टर्म्स पढ़ेंगे, फॉर्मेशन पढ़ेंगे, एंथैल्पी ऑफ कंबशन आएगा, हेस लॉ आएगा, किरचॉफ्स इक्वेशन आएंगे, वेरिएशंस आएगा। ठीक है, एंड देन आपको फिर वही स्पॉन्टेनिटी, गिव्स फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट, हेल्महोल्ट्ज, पार्शियल मैक्सवेल रिलेशन, लंबा चौड़ा है। ठीक है, तो इसलिए अगर ये सब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा तो आगे का रास्ता आसान है। ठीक है, इसलिए जितनी बार आप देखिए, वीडियो को देखते जाइए, उसको पढ़िए, उसको समझिए, ठीक है, रिवीजन करते रहिए ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना? सो ये था आज का सेशन जिसमें हमने केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का रेजिडुअल एंट्रोपी पढ़ा, मॉलिक्यूलर स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ा, कैलकुलेशन पढ़ा। ठीक है, बोल्ट्जमैन प्लांक इक्वेशंस, एंट्रोपी और थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी में रिलेशन देखा। ठीक है ना? सो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, आप इसको थोरली देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। जब प्रॉब्लम है तो आप कोई भी प्रॉब्लम हो आप फील फ्री टू आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे लिंक कमेंट कर सकते हैं, इवन आप यहाँ में कमेंट तो आपको करना ही है कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आप कर लीजिए, इट इज फॉर योर। ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स को इसका सेकंड पार्ट लेंगे। ठीक है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे आगे के क्लास के लिए, आगे के लिए। ठीक है, सो तब तक के लिए आप वीडियो देखते रहिए, पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करना ना भूलिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया नहीं आया, कोई टॉपिक प्रॉब्लम है तो वो भी आप हमें डिस्कस करिए। ठीक है, सो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के बीच में। ठीक है, जहां भी आप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दिस इज ओनली फॉर यू। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, सब खैर।